अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज मोहम्मद फरहान तंजीम फ्रॉम ड्रीम होम कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर्स। जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी हाउ टू बिल्ड योर होम, इसकी आज ये सेकंड एपिसोड। अब मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ फर्स्ट एपिसोड में क्या क्या चीज़ें हुई थी। वैसे मैंने लिंक अटैच कर दिया इस वीडियो में, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। उसमें हमने डिस्कशन की थी कि लैंड किस तरीके से बाई की जानी चाहिए, क्योंकि इस सीरीज में हम चाह रहे हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप ए टू जेड जितने भी पॉइंट्स हैं एक घर बनाने के उसको डिस्कस करें। आज की हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है प्लानिंग एंड डिजाइन। सबसे पहला जो पॉइंट है जो प्लानिंग एंड डिजाइनिंग में आता है वो आता है कि आपकी हाउस की प्लानिंग क्या है। मीन्स क्या, ये कोई टेक्निकल चीज नहीं है, ये आपने सोचना है कि आपको अपने घर का प्लान किस तरीके से करना है अकॉर्डिंग टू योर फैमिली, योर फ्यूचर। कि आप घर में कितने अफराद हैं, कितने बड़े घर की आपको जरूरत है। इसको हम स्टार्ट में लेते हैं हाउस प्लानिंग से। हाउस प्लानिंग में हमने जिन चीज़ों का ख्याल रखना है वो ये रखना है कि हमारा प्लॉट साइज कितना है, उसमें हम कितने बेडरूम्स निकाल सकते हैं, लाउंज कितना बड़ा निकाल सकते हैं, किचन साइज हमने क्या देना है, वॉशरूम्स किस साइज के देने हैं। इसी तरह अगर प्लॉट बड़ा है तो किड्स रूम बन जाता है उसमें अलग, स्पेशली ड्राइंग रूम बन जाता है अलग से। तो ये सारी चीज़ें हाउस प्लानिंग का हिस्सा होती है। अब बात करते हैं हम कवर्ड एरिया की। कवर्ड एरिया डिसाइड करता है कि आपके कितने पैसे खर्च होने हैं किसी भी घर को बनाने के लिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने प्लॉट में से कितना एरिया कवर्ड करते हैं, उस पे कंस्ट्रक्शन करते हैं और कितना एरिया वैकेंट या ओपन छोड़ते हैं। इसी से डिसाइड होगा कि आपकी कितनी कॉस्ट आनी है। तो अगर आपका बजट लिमिटेड होता है तो आप कोशिश करें कि आप कवर्ड एरिया कम से कम रखें और अपनी नीड के मुताबिक कंस्ट्रक्शन करें तो आपको कॉस्ट इफेक्टिव हो। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कवर्ड एरिया पे। कवर्ड एरिया वो एरिया कहलाता है जिस एरिया में आपकी कंस्ट्रक्शन होनी होती है। कवर्ड एरिया की कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होती है कि ये डिसाइड करता है कि आपकी कितनी कॉस्ट लगनी है। जितना कवर्ड एरिया कम होगा कंस्ट्रक्शन उतनी कम होगी, उतना ही खर्चा कम आएगा। तो आपने अपनी प्लानिंग में इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका बजट कितना है घर की कंस्ट्रक्शन के लिए, उसी हिसाब से आप अपना कवर्ड एरिया सेलेक्ट करिए। अब आते हैं कुछ टेक्निकल साइट्स पे, जो कि सबसे पहला पार्ट आता है आपका मास्टर प्लान। मास्टर प्लान ये डिसाइड करता है कि आपके घर में जो आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं उसमें कितने बेडरूम्स होंगे, कितने वॉशरूम्स होंगे, लाउंज साइज कितना निकलेगा, ड्राइंग रूम कितना होगा, स्टेयरकेस कितनी जगह कवर्ड कर रही होगी और आपको कितने माले का घर बनाना है आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। ये सारी चीज़ें आ जाती है एक मास्टर प्लान में। मास्टर प्लान बनाते टाइम पे हमने जिस चीज़ का ख्याल रखना होता है उसमें सबसे पहली चीज़ है स्पेस की यूटिलाइजेशन, कि आप स्पेस को कैसे यूटिलाइज करते हो। अगर आप एक छोटे प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हो और आपकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है तो आप कोशिश करेंगे कि अपने बेडरूम्स के साइज हमेशा छोटे रखें और जो आपका लाउंज और सिटिंग एरिया है उसका साइज आपने बड़ा रखना पड़ता है। इसी तरह किचन भी स्पेशियस होना चाहिए ताकि वहाँ पे वर्किंग की जा सके। बहुत सारे घरों में बहुत ही छोटा किचन बना दिया जाता है। स्टार्टिंग में उनको आइडिया नहीं होता, वो समझते हैं जी छोटा किचन भी चल जाता है, लेकिन किचन भी एक रीज़नेबल साइज़ का होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं ड्राइंग रूम्स पे। ड्राइंग रूम आपने अपनी फैमिली, अपने सर्कल को देखते हुए डिसाइड करना है कि आपको कितने बड़े ड्राइंग रूम की नीड है। सबसे बेस्ट ये होता है कि आप ड्राइंग रूम और लाउंज के बीच में एक ओपन पार्टीशन टाइप का लगा दें कि जब आपके ज़्यादा गेस्ट आ जाएँ तो आप उसको खोल दें और वो पूरी स्पेस आपको मिल जाए। कोई भी आपकी दावत हो जाए, गेस्ट का कोई इन्विटेशन आ जाए, तो आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी वेंटिलेशन। आप घर की प्लानिंग के टाइम पे इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखेंगे कि आपका घर प्रॉपर्ली वेंटिलेटेड हो। अगर आपके पीछे लग के दूसरा घर बन रहा है तो आप बीच में डक देंगे या पीछे आप एक बैल्कनी टाइप की छोटी-सी दे देंगे ताकि वहाँ पे आपकी विंडोज़ आ सकें और क्रॉस वेंटिलेशन एयर की लाज़मी हो सके। वरना फ्यूचर में जब घर तैयार हो जाएगा तो आप लोग को रहने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। पीछे बैल्कनी दे देने से ये बेनिफिट होता है सबसे ज़्यादा कि एक तो एयर की वेंटिलेशन अच्छी हो जाती है, दूसरी आपके घर के अंदर नेचुरल लाइट भी आ जाती है। क्योंकि कोई भी प्लान होगा तो उसमें कुछ चीज़ें फ्रंट पे होंगी, कुछ चीज़ें बैक में होंगी। तो ज़्यादातर वो जो बैक वाले कमरे होते हैं घरों पे वो बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं। यूँ होते हैं कि पीछे कोई वेंटिलेशन या विंडोज़ नहीं होती हैं। तो अगर आप एक बालकनी का यूज़ करेंगे तो आपको विंडोज़ भी मिल जाएँगी बैक साइड में, जिससे आपको नेचुरल लाइट भी मिलेगी और एयर का मसला भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आपने इन 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है अपने घर की प्लानिंग में कि आपके घर में वेंटिलेशन प्रॉपर हो और आपके घर में सनलाइट या नेचुरल लाइट लाज़मी आ रही है। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड
चीज़ की जिसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, किसी भी घर का स्टेयरकेस। स्टेयरकेस किसी भी घर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और स्पेशली अगर आपका प्लॉट साइज़ छोटा है, जैसे 5 मरले का या 7 मरले का है, मीन्स कि 80 गज़ या 120 गज़ का आप घर बना रहे हैं, तो स्टेयरकेस आपने बहुत एक्यूरेटली डिज़ाइन करना है और बिल्कुल एक्यूरेट वैसा ही बनवाना भी है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि छोटे घरों में यानी छोटे प्लॉट साइज़ में स्टेयरकेस आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिसमें आपको चढ़ने में और उतरने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो आपने स्टेयरकेस प्रॉपर्ली डिज़ाइन करना है, ये देखना है कि उसके स्टेप्स मैक्सिमम 5 इंच और नॉर्मल 5 इंच से 6 इंच के बीच में साइज़ होना चाहिए, जो उसके राइज़र का साइज़ होता है। इसके ऊपर चढ़ने में आपको तकलीफ होगी। जो स्टेप का साइज़ है वो 1 फुट का होना चाहिए, दैट मीन्स आपको मिनिमम भी लेंथ वाइज़ 14 फुट की जगह रिक्वायर्ड होती है कोई भी स्टेयर्स ग्राउंड से फर्स्ट पे चढ़ाने के लिए। तो आपने ये कैलकुलेशन लाज़मी देखनी है कि स्टेयर्स आपकी डिस्टर्ब ना हो रही हो। अच्छा, आपकी प्लानिंग में आपने स्पेस यूटिलाइज़ेशन पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना है कि आपकी स्पेस कोई ज़ाया नहीं हो रही हो। मीन्स कि जहाँ आपको जगह मिल रही हो, वहाँ पे आपने स्टोर्स भी बनाने हैं। लाउंज पे बड़ा साइज़ रखना है हमेशा ताकि वो आपका घर स्पेशियस लगे। छोटा भी घर होगा लेकिन लाउंज अगर बड़ा होगा तो आपका घर स्पेशियस लगेगा। बेडरूम के साइज़ छोटे प्लॉटों में थोड़े कम कर देने हैं, यानी मुनासिब साइज़ के कर देने हैं। और अगर आपका प्लॉट बड़ा है तो आप अपनी मर्ज़ी से प्लानिंग कर सकते हैं, उसमें तो कोई इश्यू नहीं होता। अब हम करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये सारे काम करेगा कौन? इस सारे काम के लिए आपको एक प्रोफ़ेशनल आर्किटेक्ट हायर करना पड़ेगा, जो कि आपकी सारी प्लानिंग, सारी डिज़ाइनिंग करके आपको देगा। मोस्टली देखने में ये आता है कि आप एक ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर हायर करते हैं और वही आपका आर्किटेक्ट होता है, वही आपका स्ट्रक्चर इंजीनियर भी होता है, सारे काम उसी के सुपुर्द होते हैं और वो अपने तजुर्बे से आपके घर को खराब कर देता है। तो मोस्टली घर में जब लोग शिफ्ट होते हैं उनको परेशानियों का सामना होता है क्योंकि उनका घर प्लान नहीं होता, प्रोफ़ेशनली डिज़ाइन नहीं होता। तो आप जब घर बनाने के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले आपने एक प्रोफेशनल आर्किटेक्ट हायर करना है जो कि आपकी सारी रिक्वायरमेंट को देखता हुआ, आपसे सारी डिस्कशन करता हुआ एक प्लान डिज़ाइन करेगा। आपने उसको फ़ॉलो करना है। उसी को देख के आपका कॉन्ट्रैक्टर आपके घर की कंस्ट्रक्शन करेगा। वरना होगा ये कि जब आप अपने घर में शिफ्ट होंगे तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं घर में शिफ्ट होने के बाद। जब तक आप शिफ्ट नहीं होते आपको घर बहुत अच्छा चमकता हुआ, नया-नया घर हर किसी को पसंद आ रहा होता है, लेकिन ये मसले स्टार्ट होते हैं जब आपकी फैमिली उस घर में शिफ्ट हो जाती है। तो थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में अपने पूरे घर को खराब करने से बेहतर है कि आप कोई प्रोफेशनल आर्किटेक्ट हायर कर लें। जब आर्किटेक्ट आपका डिज़ाइन कर लेगा तो उसके बाद आपका स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन होगा जो कि एक बहुत ज़रूरी अमल है। नॉर्मली एक छोटे साइज़ के प्लॉट में जैसे 5 मरले 7 मरले के प्लॉट में स्टील स्ट्रक्चर की ड्राइंग बनाने का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो उनका कॉन्ट्रैक्टर होता है वो अपने तजुर्बे से अपने हिसाब से स्टील लगा देता है, कुछ लोग अपनी फरमाइश कर देते हैं, जी हमारा जाल इतने पे बाँध देना। तो सरिया ज़्यादा लगाना घर की मज़बूती का ज़ामिन नहीं होता है, आपने प्रॉपर्ली अपने घर का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करवाना है कि कहाँ-कहाँ, कितना-कितना स्टील लगेगा, उसकी लोड शेयरिंग, लोड बेयरिंग के हिसाब से एक स्टील स्ट्रक्चर की ड्राइंग बनेगी, तब आप आगे प्रोसीड कर सकेंगे। जी तो नाज़रीन उम्मीद है आपको हमारी वीडियो आज की पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें ताकि हम मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ और बनाते जाएँ। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड में जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है इसकी अप्रूवल्स वगैरह। इस पे हम एक डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे अपनी नेक्स्ट एपिसोड में। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।